साथियों नमस्कार, मैं विनय स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल आवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। आज हम डिस्कशन करेंगे जो वैकेंसीज़ अभी आई हुई हैं, उनको सभी वैकेंसीज़ को हम कैसे तालमेल में लेकर के आएँ या हम लोगों की क्या स्ट्रेटजी हो कि हम कम से कम एक जॉब तो लेकर के चले जाएँ। ठीक, तो UPSSC JEE की वैकेंसी है, जूनियर असिस्टेंट की 1262 करीब और 62 ही अलग से हैं। इलाहाबाद कोर्ट में है लगभग 1000 के आसपास और इतनी ही स्टेनो की भी वैकेंसीज़ हैं। और इसके अलावा UPPCL में आप लोग देखें तो वहाँ पर भी आपकी कुछ वैकेंसीज़ हैं जो लगभग 1000 के आसपास जो आई हुई है। अब क्या करना है कि हम कैसे मैनेजमेंट करें। देखो मैं आपको कुछ चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा, तो उस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा वो कौन कौन सी है। पहली तो ये चीज़ है कि जिन लोगों के तीनों फॉर्म हैं, मैं इस पे बात नहीं करूँगा कि इसकी एज कितनी है, ठीक है, फॉर्म कैसे भरें, वो सब चीज़ें मेरे समझ में नहीं आती हैं, वो आप लोग अपने आप कर लीजिएगा देख करके। तो हम तो स्ट्रेटजी पे बात करेंगे कि कैसे हम अपना सेटअप कर सकें। तो सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात है UPSSC की, तो मैं सबसे पहले उसी पे बात करूँगा। UPSSC JEE की जो भर्ती हैं, देखो उसका तो आप दिमाग से निकाल के रख दीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तैयारी नहीं करनी है, लेकिन उसका बहुत समय लगने वाला है। समय ये आप खुद ही देख सकते हैं कि फॉर्म भरने की डेट ही उन्होंने दिसंबर तक दी है। उसके बाद वो कट ऑफ निकालेंगे। अभी तो मुख्य सेविका की ही कट ऑफ नहीं आई है, तो उसके पेपर होने में भी अभी बहुत समय है और उसकी टाइपिंग होने में भी बहुत सारा समय है। और मैं लीव करने के लिए इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग जो आज चर्चा कर रहे हैं वो टाइपिंग को लेकर के कर रहे हैं। स्पेशली जो लोग कन्फ्यूज़ हैं कि कौन सी टाइपिंग करें, देखो पढ़ते तो सब हैं, पढ़ने पर तो चर्चा होनी नहीं चाहिए, क्योंकि हम ऐसा नहीं है कोई सब्जेक्ट छोड़ दें और कोई सब्जेक्ट पढ़ लें, ऐसा नहीं होता। देखो हम सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं जितने भी आ रहे हैं। नॉर्मल सब्जेक्ट हैं, GS है, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स है, रीजनिंग है, बस यही सब्जेक्ट है और तो कुछ नहीं पढ़ना है। बस बात थोड़ा ऊपर नीचे हो सकती है। मैं तीनों पे चर्चा करूँगा, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है मगर आपके काम का ही होगा, इससे आप परेशान ना हो। ठीक, चलिए। तो JEE की जो परीक्षा है वो तो मुझे लगता है कि बहुत आगे तक जाने वाली है। हो सकता है वो अगले साल जून के आसपास तक पहुंच जाए, अप्रैल मई जून तक, तो उसका तो कोई विचार नहीं है अभी। ठीक, उससे टेंशन भी नहीं है। तो जो मुख्य परीक्षाएं यहाँ पे टकरा रही हैं, और हाँ एक चीज़ और, टाइपिंग की बात करेंगे तो उसकी टाइपिंग फिर रिजल्ट के बाद लास्ट तक ही जा पाएगी, उससे पहले नहीं, जून के बाद ही। तो उसका इससे कोई कंपैरिजन नहीं है। तो पहली चीज़ आप वो लोग निश्चिंत हो जाइएगा जो इस परीक्षा को लेकर के चिंतित थे। ठीक, तो अब बात आती है दो परीक्षाओं पे, UPPCL प्लस इलाहाबाद कोर्ट। ठीक, और यहीं पे थोड़ी सी प्रॉब्लम भी है, तो मैं दोनों पे चर्चा करूँगा। तो सबसे पहले मैं कोर्ट की भर्ती पे बात करने वाला हूँ कि कैसे उसको मैनेज करें और क्या चीज़ उसमें डिफरेंस हो सकती है। तो देखो पहले तो पेपर ही होगा, मात्र 14-15 दिन दिए हैं उन्होंने फॉर्म फिल करने के, और बहुत ही जल्दी वो इस भर्ती को कंप्लीट भी करा लेंगे, ऐसा कोर्ट का रिकॉर्ड रहा है। तो अगर आपको भर्ती बहुत जल्दी कंप्लीट करनी है या बहुत जल्दी नौकरी की इच्छा है तो आप इसकी तरफ मूव कर सकते हैं। लेकिन जो लोग कोर्ट के रवैये से या कोर्ट के पैटर्न से परिचित हैं तो वो इस चीज़ को थोड़ा सा सतर्कता के साथ भी देखते हैं। इवन मैं भी उसमें से एक हूँ। कोर्ट का कुछ सिस्टम समझ नहीं आ रहा है। ठीक, वैसे तो उत्तर प्रदेश में हालात ख़राब ही हैं, किसी भी एग्ज़ाम का कोई पैटर्न समझ नहीं आता है, सर के ऊपर से ही जाता है। तो यहाँ पर कोर्ट को समझना थोड़ा सा मुश्किल है। चलो फिर भी मैं बात करूँगा। तो वैसे तो आपको बता दूं टाइपिंग इसमें स्क्रिप्ट मांगी जाती है, पहले वो भी फिक्स नहीं थी, कभी रेमेंटल गैल कर देते थे, कभी ये स्क्रिप्ट कर देते, अभी तो फ़िलहाल स्क्रिप्ट ही है। आप मंगल फ़ॉन्ट का जो स्क्रिप्ट है पार्ट वो आप कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर बात ये देखनी है कि कब तक ये पॉसिबल है। ठीक, तो कब तक पॉसिबल तो है ये तो आप समझ ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ समस्या ये है कि UPPCL का भी वही हिसाब किताब जा कर के बैठ रहा है। ना तो अभी UPPCL की कोई डेट क्लियर है कि उसका एग्ज़ाम कब तक होगा, ना अभी क्लियर है इसका क्या बोलते हैं कोर्ट वाले का। दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। अब आप दो चीज़ों पे विचार करिएगा और तब समझिएगा कि क्या करना है। कोर्ट में अगर आप लोग जा रहे हैं तो कोर्ट में, और हाँ एक चीज़ और मैं बीच में बताना भूल गया, एक्चुअल में किसी भी चीज़ की ये उम्मीद ना करें कि आपकी कट ऑफ कम जाने वाली है। कट ऑफ के जो साइज़ हैं, ठीक है, जैसे कीमतें आसमान छू रही हैं, वैसे ही ये ज़माना वो चल रहा है जहाँ पर आपकी कट ऑफ्स आसमान छू रही हैं। 80% से नीचे कोई सिलेक्शन का विचार करना बड़ा मुश्किल है, चाहे वो कोर्ट की परीक्षाएँ हो, वहाँ पे भी
या फिर जेईई की परीक्षा आप देख ही रहे होंगे, 1/4 की निगेटिव मार्किंग के बाद भी 76 के आसपास वो जा रही थी कट ऑफ। ऐसे ही यूपीपीसीएल के भी हाल है, लेकिन दोनों का सिस्टम अलग है। तो अब मेरे से पूछा जा रहा था कि हम कोर्ट में क्या करें। तो भाई कोर्ट का तो मैं पहले ही बता रहा हूँ, देखो पिछली बार भी कोर्ट पहले क्या करते हैं ना, तो इन्होंने कोई फिक्स पैटर्न दिया है। पैटर्न, अब आप कहेंगे कि पैटर्न तो फिक्स है, तो पैटर्न तो आरओ का भी फिक्स था, एआरओ का भी फिक्स था, ठीक है। लेकिन ये क्या लिख देते हैं कि इसमें हिंदी आएगी, इंग्लिश आएगी और रीजनिंग मैथ्स इस तरीके से आएगा। कितने नंबर का आएगा कुछ पता नहीं है। पहले तो 25-25 नंबर का आता था, लेकिन इनका पता नहीं है कि क्या चेंज कर दें, क्या कर दें। तो यहाँ एक तो प्रॉब्लम है सबसे पहली कि आपको निश्चित पैटर्न का नहीं पता चलता कि सवाल घट रहे हैं बढ़ रहे हैं, ठीक है। लास्ट टाइम पे पिछली बार चेंज कर दिया था आरओ में, बहुत दिक्कत हो गई थी बच्चों को। 50 सवाल इंग्लिश के आते थे, सीधे 10 कर दिए। तो ऐसा कोई उलटफेर अगर हो जाए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ऊपर से करप्शन, ये सबसे बड़ी हेडेक है, यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर। अब करप्शन से आप कैसे जूझेंगे? इतना ज़्यादा करप्शन देखने को मिला आरओ की परीक्षाओं में, तो वहाँ को देखते हुए यहाँ पर मुझे दांव लगाना अच्छा नहीं लग रहा। मुझे तो एक जोखिम वाली बात लग रही है। तो मेरे से जो लोग सुझाव ले रहे थे इसके बारे में, तो मैं यहाँ पर इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तभी सलाह दूंगा कि भैया आप खुद से भी इस चीज़ को ध्यान में रखें। तो पहली बात तो यहाँ पर यही हो गई, पैटर्न का कोई पता नहीं है, क्या करें क्या नहीं करें। करप्शन का ऊपर से कुछ पता नहीं है, एक बार करप्शन हो भी गया तो उसके बाद आपकी कोई सुनवाई नहीं है, ये भी फिक्स है, ठीक। पेपर जल्दी हो जाएगा, ये बात सही है, ठीक है। पेपर जल्दी हो जाएगा, बाकी सारी प्रोसेस भी जल्दी हो जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 80% से नीचे का कोई ना सोच करके चले। अगर किसी के दिमाग में है कि भैया 80% से नीचे काम हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरी समझ में और मेरी जो विचारधारा है उसके हिसाब से तो आपको इसको मेन टारगेट ना बनाएं, ठीक। अब बात ये उठती है कि टाइपिंग कौन सी करें, क्योंकि यूपीपीसीएल में मांगी गई है कृतिदेव और यहाँ पर मांगी गई है इंस्क्रिप्ट, ठीक। तो मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा, देखो दो चीज़ों को एक साथ अटैच करना तो बड़े भारी चैलेंज वाली बात होती है। हिंदी की 2 फ़ॉन्ट तैयार करने या हिंदी की 2 अलग अलग फ़ॉन्ट तैयार करने बड़ी दिक्कत वाली बात होती है। आप मंगल तैयार करेंगे, इंस्क्रिप्ट तैयार करेंगे, तो वर्ड्स एक दूसरे में क्लैश हो जाते हैं। हिंदी के साथ इंग्लिश आप कर सकते हैं आसानी के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहली चीज़, लालच में नहीं पड़ना है। जो आपका टारगेट है, अपने आप की क्षमताओं पे विश्वास रखो और एक को टारगेट बनाओ। चारों की तरफ टारगेट करके चलोगे तो प्रॉब्लम होनी ही होनी है। तो पहली चीज़ तो यही है भैया, अगर आप ये सोचें कि मैं पीसीएल में भी जगह बना लूँ, ठीक है, कोर्ट में भी जगह बना लूँ या वहाँ पे भी जगह बना लूँ, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पैटर्न अलग है, सब कुछ अलग है। तो सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपनी क्षमता के हिसाब से या अपने भविष्य के एग्ज़ाम को देखते हुए अपना टारगेट सेट करें कि हम आरओ पे ज़्यादा जे पे फोकस ज़्यादा करें, पीसीएल पे फोकस ज़्यादा करें या कोर्ट वाली पे वैकेंसी पे ज़्यादा फोकस करें। तो उसका तो मैंने बता ही दिया, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है यूपीएससी वाली में। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे आप देखेंगे कि जिसमें हिंदी सेक्शन है, अब उसमें इंग्लिश भी बहुत ज़्यादा है, 55 सवाल। तो जिन लोगों को लगता है कि हमारा जो टारगेट है भविष्य का वो ऐसा है, जैसे आरओ का हो गया या किसी का पीसीएस का हो गया या किसी अन्य चीज़ का, तो वो इधर की तरफ जाना उचित नहीं होगा, क्योंकि आप इतनी इंग्लिश पढ़ करके लाएंगे और वो भविष्य में आपके लिए बेकार हो जाने वाली है। उसी के साथ साथ आपको एक जो टाइपिंग है वो अलग सीखनी पड़ेगी। तो जिन लोगों को ऐसा लगता है कि हमें इंग्लिश ज़्यादा नहीं करनी है, तो वो अपना टारगेट कोर्ट को बनाएं। और जिन लोगों को लगता है कि हमें एसएससी करनी है, एसएससी के भी इस बार बहुत अच्छी खासी वैकेंसीज़ हैं, तो वो टारगेट अपना पीसीएल को बनाएं, ठीक। दोनों के चक्कर में पड़ोगे तो वही कभी 1 नंबर से कभी 2 नंबर से, इस प्रकार से आपको समस्या हो सकती है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि स्ट्रेटजी जब भी आप बनाएं या जो भी काम आप देखें, तो उससे पहले अपनी स्थिति को ज़रूर देख लें, अपने आप कॉन्फिडेंट रहें। और बेहतर ये रहेगा कि जो चुनाव करना है वो किस आधार पे हमें करना है। तो चुनाव का आधार क्या होना चाहिए? हमारा फ्यूचर का टारगेट। और अगर आप इस प्रकार के व्यक्ति हैं कि हमें कोई टारगेट ही नहीं है, बस एक जॉब चाहिए, तो भाई इसके लिए भी आपको एक ही तरफ जाना पड़ेगा। मैं तो यही राय दूंगा आपको। अब आप ये सोच रहे हैं कि कोई मध्यम मार्ग नहीं निकाला जा सकता क्या? मध्यम मार्ग निकाला जा सकता है, लेकिन उसमें आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ जाएगी और सफलता की चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक। इसमें ये हो सकता है, यानी कि उसमें जोखिम ज़्यादा है।
तो बेहतर यही है कि आप एक भविष्य का टारगेट भी बनाएं और उसके आधार पर वर्तमान का टारगेट आप सेट करें। इससे ज़्यादा और कोई बेस्ट तरीका हो नहीं सकता है, ठीक। और क्योंकि एक चीज़ और है, वैकेंसी किसी में ज़्यादा नहीं है, 1000 के आसपास हैं, तो भैया जगह बनाना थोड़ा मुश्किल काम तो है ही, इस बात को भी ध्यान रखें। जब आप देखेंगे कि लेखपाल जैसी परीक्षा में इतना करप्शन के बाद 8000 वैकेंसीज़ में भी नई जगह बन पा रही, तो इन ऐसे एग्ज़ाम्स में जगह बना पाना कितना मुश्किल काम है, ये तो आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो मेरा तो आज का यही सुझाव था। अगर आपको इसके बाद भी लगता है कि कुछ और चीज़ों पे चर्चा होनी चाहिए, तो मैं वो भी चर्चा आप लोगों के साथ कर दूँगा, ठीक है। तो अभी यूपी SSSC पे उतनी चर्चा आवश्यक नहीं है, क्योंकि यूपी SSSC का कोई एग्ज़ाम हाल फिलहाल में नहीं है, लेकिन फिर भी यूपी SSSC पे भी किसी और दिन चर्चा कर लेंगे और उस बात को समझ लेंगे, ठीक है। तो मैं समझता हूँ मेरी बात आप लोगों की समझ में आई होगी, वरना आप जैसा आप समझे उचित वैसा कर सकते हैं। चलिए आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।